नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आधुनिक भारत का महासंग्राम चलेगा और ये है एसके पांडे सर की बुक से चलेगी और इसकी स्टार्टिंग जो होगी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह और इस तरीके से समझाएंगे और सिर्फ उसी बात को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे जो आयोग आपसे डिमांड करता है। सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम हर वो चीज बताने की कोशिश करेंगे जो आयोग आपसे वहां डिमांड करने वाला है। और ये जो हमें दिया गया है कि सर इस वीडियो को बनाइए एसके पांडे सर की बुक से जो है आप कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत वेट करते हैं। तो इनमें जो है तो बहुत लोग, लेकिन इनमें सबसे पहले जो हैं जितेंद्र जी मुरादाबाद से हैं। इन्होंने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सर अभी तक यूट्यूब में एसके पांडे सर का नहीं आया वीडियो, प्लीज सर आप स्टार्ट कर दीजिए। इसको देखते हुए, इनका प्यार देखते हुए बहुत बहुत मानते हैं। ऐसे तो हर कोई मान रहा है, ऐसा नहीं कहता हूं ये, और हमारे लिए प्रिय सब हैं, जितेंद्र जी नहीं सब लोग प्रिय हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ये इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दिया कि सर प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। तो तहे दिल से जितेंद्र जी को शुक्रिया मैं करना चाहूंगा कि मुझे जो है यहां पे इस बुक को पढ़ाने का मौका प्रदान किया। और इसके तहत जो है एसके पांडे सर के बुक के अंदर जो जो चैप्टर है वो चैप्टर सबसे पहले देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे कैसे पुर्तगाली आते हैं, कैसे डच आते हैं, कैसे उसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे मुगल साम्राज्य का कैसे पतन होता है और फिर विघटन होता है। तीसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे नवीन राज्यों का उत्थान कैसे होता है। चौथे में देखेंगे मराठा राज तथा संघ। पांचवें में देखेंगे भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव और छठा में देखेंगे 1857 का विद्रोह। सातवां में देखेंगे कंपनी का संवैधानिक विकास। आठवां में देखेंगे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। नौवां चैप्टर में देखेंगे निम्न जाति मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन। और 10वां में देखेंगे ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियां। 11 नंबर चैप्टर में देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और 12वां नंबर चैप्टर में देखेंगे स्वतंत्रोत्तर युग यानी 1947 से लेकर 1964 तक की कहानी। दोस्तों ये वीडियो जो बन रहा है हिंदुस्तान के जितने भी पीसीएस हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में ही क्यों ना हो, चाहे वो अलग अलग भाषा में क्यों ना हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, सब में हिस्ट्री जो आएगा इसी बुक से ही निकल के आएगा प्रीलिम्स में। मेंस के लिए फिर राजीव अहीर सर की बुक होगी, जो कि जब मेंस होगा तो मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो है यही आएगा। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक इसकी हर एक बात को आपको अपने दिल तक ले जाना होगा। इसको स्किप करना, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका हिस्ट्री आपके हाथों से गया, बाकी सोचना आपको है। तो चलिए दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्टिंग करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों यहां एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि यह पहला वीडियो हम लोग का है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले हम किसी एक स्टूडेंट की राय नहीं लेते हैं, बल्कि हम पूरे इनक्रेडिबल फैमिली का राय लेंगे। जब तक आप लोग नहीं कहिएगा कि नहीं सर इसको स्टार्ट कीजिए या इसके समानांतर कोई और ऑप्शन आपके पास में है, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो मैं उस बुक को पढ़ाऊंगा। लेकिन जिनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उसी बुक को मैं फॉलो करूंगा और यहां पे वीडियो उसका बना के दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, तभी मैं इसको स्टार्ट रखूंगा। और उधर जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है विश्व इतिहास, कुछ दिनों के लिए उसको स्टॉप करके रखूंगा और इसको जो है स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, क्योंकि जितने भी है, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, सब जगह जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होने के कगार पे पहुंचा हुआ। तो ये बुक जो है इन प्रीलिम्स के लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। चलिए, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो है व्यापारिक संबंधियां यूनानियों के साथ में आरंभ हुआ था। अगर शुरुआत से देखा जाए तो यूरोप और भारत के बीच में जो संबंध शुरू हुआ था वो यूनानियों से शुरू हुआ था। और मध्यकाल में यूरोप और भारत का व्यापार कई मार्गों से होता था और बीच आते आते जो यूरोप और भारत का व्यापार होता था वो कई मार्ग ऐसे थे जहां से किया जाता था। एक मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी था। ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी। अब थोड़ा सा इतना रहम जरूर कीजिए कि जब आप मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं तो मैप कम से कम खोल लीजिए,
मैप खोलिए और साथ साथ में इतिहास के उस पन्ने में, उस समय में जाके आप खड़ा होइए जहां से मैं इतिहास को बताने वाला हूं। क्योंकि 21वीं सदी में रह के अगर इतिहास आप सोचिएगा, समझिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो इतिहास आपके लिए बोझ हो जाएगी। इसलिए चलिए उठ के और सीधे चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होना शुरू हो गया और सबसे पहली कंपनी जो आती है वो पुर्तगाली आती है 1498 में। इसका मतलब है कि 15वीं सदी में चलते हैं, यानी कि आज से 700 साल पीछे चलते हैं। चलिए वहां पे खड़ा होकर देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है, तब आपके दिमाग में सब कुछ चला जाएगा। जो पहला मार्ग था वो फारस की खाड़ी था, उस समुद्र के रास्ते से जाता था। वहां पर फिर इराक और तुर्की, ध्यान रखिएगा, इराक और तुर्की का होकर जमीन के रास्ते एवं आगे जो है समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। उसी समुद्र के जरिए जो होता था इराक और तुर्की, जमीन से होते हुए आपका वेनिस और जेनेवा तक चला जाता था। एक मार्ग दूसरा जो था वो लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक जो है जो थल मार्ग था वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक पहुंचता था। और एक तीसरा मार्ग था जो प्रचलित थल मार्ग था, भारत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस, बाल्टिक सागर तक पार करता हुआ जाता था। यानी कि ये 3 मार्ग जो थे सबसे इंपॉर्टेंट थे। इसी मार्ग से जो है हमारा व्यापार वाणिज्य जो है यूरोपियों और भारतीयों का होता था। ये तो क्लियर दिमाग में चला गया। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, बस समझने के लिए है। अब यहां के बाद भारत को यूरोप से मिलने वाले 2 मुख्य समुद्री मार्ग जो थे वो प्रथम थे फारस की खाड़ी से होकर और द्वितीय जो थे वो लाल सागर से होकर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा डिटेल से बता दूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। देखिए यहां पे यूरोप है, मैप को देखिए, और यहां पे जो है आपका क्या है, अफ्रीका है। क्लियर हो रहा है ना, ये अफ्रीका हुआ और ये यूरोप हुआ, और इसके बीच में जो है वो क्या है, भूमध्य सागर है। क्लियर हो रहा ना, ये भूमध्य सागर है, और यहां पे जो है ये लाल सागर है, यहां पे जो है ये वेनिस है, और ऐसे करते हुए यहां पे जो है ये फारस की खाड़ी है। क्लियर हो रहा, और यहां पे जो है आपका इंडिया है। तो ऐसे करते हुए ये क्या करते थे, लाल सागर से होते हुए ऐसे फारस की खाड़ी होते हुए इंडिया ये प्रवेश कर जाते थे। क्लियर हो रहा है। अब यहां के बाद अब फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो है ज्यादा प्रचलित था। जो फारस की खाड़ी का रास्ता था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग जो है अत्यधिक कोहरे के कारण जो है कभी कभी दिक्कत होता। कोहरा मतलब ठंड के दिनों में जो है आपके सामने जो है एक वाष्प के रूप में धारण कर लेता था, जो कि क्या होता था, आसपास की चीज दिखती नहीं थी, तो कोहरा होता था, जिसके कारण लाल सागर में समस्या होती थी। लेकिन फारस की खाड़ी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी, तो ज्यादा प्रचलित फारस की खाड़ी थी। यहां ध्यान रखना है। अब आगे की कहानी। एशिया का अधिकांश व्यापार जो है अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार जो है इतालियों व्यापारियों के एकाधिकार में था। एशिया का अगर देखा जाए तो अरब के साथ में, और भूमध्य सागरीय और यूरोप का व्यापार जो था इतालियों के साथ में था, जो कि एकाधिकार था, एक छत्र और राज कर रहे थे। एकदम समझिएगा, क्योंकि यही से जो है आपका सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। यह व्यापार जो है पूर्वी देशों के गरम मसाले के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसाले की यूरोप में बहुत बड़ी मांग थी, और यह मसाला यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जारों में नमक, काली मिर्च और डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कर लिया जाता है। यह 1453 का समय है जब कुस्तुतुनिया जो है, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का क्या हो जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। इस कारण से क्या होता है, पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो है संपर्क स्थापित करने वाला जो भी मार्ग होता है वो तुर्कों के अधीन आ जाता है, और इन्होंने यूरोप और व्यापारियों में अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों के व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर देता है। क्या पूर्वी देशों का व्यापार इस रास्ते से कभी नहीं हो सकता है, पूरे तरीके से ब्लॉक कर देता है। पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच जो है व्यापार के अधिकार कर लिया था, और यह कारण से यूरोप में नवीन राष्ट्रीय जो है स्पेन और पुर्तगाल व्यापारियों का बहिष्कृत थे। लेकिन गरम मसाला के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से जो है पूरब के साथ व्यापार करने के ये लालायित थे। इसीलिए पश्चिमी यूरोप में नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाले द्वीप तक पहुंचने के लिए नए उपेक्षिकृत कम जोखिम भरे जो मार्ग थे उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्कों के झगड़े से बचकर पूरब के देशों से सीधा व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। और वे
ऐसा करने के लिए पूरी तरीके से समर्थित थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जो है जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान जो है महान प्रगति पे पहुंच गया था। अब जो था नाव से नहीं बल्कि जहाज निर्माण विज्ञान प्रौद्योगिकी जो था प्रौद्योगिकी वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था और यूरोप में पुनर्जागरण और पश्चिमी यूरोप के लोगों के उद्यम की भावना जो है पैदा कर दी गई थी। और इस समय जो है कुतुबुना यानी कि दिशा सूचक जो होता था उसका आविष्कार हो चुका था। पता चल जाता था कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज ने पुर्तगाली में अग्रणीय था। जो पुर्तगाली थे उसमें सबसे आगे था और पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर के सतत प्रयास से भौगोलिक खोजों को कार्य को बहुत आसान कर देता है। अब स्थिति क्या हो जाता है कि फारस की खाड़ी जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तुर्कों और कुस्तुतुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई शुरू जब होती है तो तुर्क जीत जाता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देता है कि अब यूरोपियों को यह रास्ता आना बंद हो गया। उधर जो है आपका फारस की खाड़ी में लड़ाई होती है, फारस की खाड़ी से भी रास्ता बंद हो जाता है। अब जो ये स्पेन वाले हैं पुर्तगाली जो हैं जो यूरोपीय, अगर यूरोपी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, यूरोपीय वासियों जो है अब ये समझते हैं कि यहां पे मोल लड़ाई झगड़ा लेना अच्छी बात नहीं है, चलते हैं किसी और रास्ते की तलाश करते हैं। और फिर इन्होंने क्या करते हैं एक दूसरे रास्ते की तलाश करने के लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरा रास्ता तलाश करना इतना आसान था क्या? जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे उस रास्ते को पहुंचा जा सकता है, क्योंकि एक रास्ता तो भूमध्य सागर से कंफर्म था, पता था वहां से आसानी से चला जा सकता था। लेकिन जहां तक यूरोप में मसाले का डिमांड इतना ज्यादा था और आज भी ज्यादा है। अगर फॉर द डेमो के साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ठंड का दिन आता है तो आप मसाला का ज्यादा उपयोग करते हैं, चाहे कितना पार्टियों में चाहे घुसेर के जितना खाना चाहे खा लीजिए, लेकिन सुबह में वो परेशानी नहीं देगी। लेकिन इस समय गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर इस टाइम में आप ज्यादा तेलिए ज्यादा मसाला अगर खा लेते हैं तो सुबह में वो बताता है कि मैं शौचालय में बता दूंगी कि मैं क्या हूं, और हो ही जाता है। लेकिन ठंड के दिनों में ऐसी स्थिति नहीं है। सेम कंडीशन वहां, क्योंकि वो जो मसाले हैं ना अंदर गर्मी पैदा करती है और वहां जो है सालों भर ठंड रहता है यूरोप में, तो ऐसे कंडीशन में वहां डिमांड जो है मसालों की ज्यादा होती थी। और डिमांड ही नहीं थी, साथ साथ में फायदे भी तो थे। अब इस फायदे को भुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब क्या होता है ना, कोई भी इंसान अगर एक जगह व्यापार कर रहा और उसको मुनाफा जो है अपने से 60 गुना ज्यादा हो जाए तो उस व्यापार को मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहता है। सेम कहानी यहां भी होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो है प्रचलन बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रिंस हेनरी जो है द नेविगेटर का सतत प्रयास से भौगोलिक खोजों को आसान कर देता है। अब यहां के बाद आगे की कहानी। अब क्या होता है, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग का आरंभ कर देता है। पुर्तगाली और स्पेन वासी, पुर्तगाली ने नाविक बार्थोलोमो डियाज, ध्यान रखिएगा पुर्तगाली के एक नाविक है जिसका नाम है बार्थोलोमो डियाज, याद रखिएगा, 1487 में उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज पर निकलता है, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष भी कहा था, तूफानी अंतरिक्ष। और 1494 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकालता है। और वहीं पे 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए भारत तक पहुंचने में सफलता पाती है। और इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना और आर्थिक लाभ कमाना। अब देखिए कहानी कैसे मुंह बड़े करिए। हमें खोजना क्या है, हिंदुस्तान को खोजना है, क्योंकि मसाला तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यह मसाला का व्यापार हमारा क्या है प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। उसके बाद जब मध्यकाल आते हैं तो मध्यकाल में जो है स्थल मार्ग से शुरू हो जाता है। और जब यहां इस टाइम में आधुनिक में जा रहे हैं तो आधुनिक में क्या है, अब रास्ते की तलाश हो रही है, क्योंकि सब लोग जो है अपना एक छत राज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला जो पुर्तगाली नाविक होता है बार्थोलोमोडियाज, ध्यान रखिएगा बार्थोलोमोडियाज, एकदम याद रखिएगा, बस नाम का है, इसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बार्थोलोमोडियाज जो 1487 में क्या है निकलता उत्तर मासा अंतरिक्ष। ये उत्तर मासा अंतरिक्ष कहां है, तो अफ्रीका के सबसे अंतिम छोर पे देखिएगा, जिसको केप ऑफ गुड्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वहां उसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उत्तर मासा अंतरिक्ष कहा जाता है। वहां तक तो वो पहुंच जाता है अफ्रीका के अंतिम तक जो क्षेत्र है जिसको कहते हैं उत्तर मासा अंतरिक्ष तक, लेकिन वहां के बाद फिर से वापस वो कहां चला जाता है, अपना पुर्तगाल ही चला जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद 1487 में ये होता, 1494 में 1494 में क्या होता है, एक स्पेन का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस जो होता है वो भारत को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते भारत को ना खोजकर अमेरिका को खोज लेता है।
और इसीलिए रेड इंडियन जो है, अमेरिका के लोगों को कहा जाता है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है लेकिन आप उसको इंडियन देखते हैं और भारत का टिक मार के चले आते हैं और आते ही अफसोस करना शुरू कर देते हैं कि हमने लुसेंट से रटा था और लुसेंट ने हमको दगा दे दिया। दगा तो देगा ही। जब तक समझ के साथ नहीं पढ़िएगा तब तक पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, तब तक आप मजाक कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ मिल जाए। इस दुनिया में जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता है। सफर का मजा लूटने की कोशिश कीजिए। समझदार रिजल्ट और टॉपर वही देता है जो सफर का एक एक पल का मजा लेता है। और आप एक एक पल का सफर का मजा नहीं लेते हैं, बल्कि आपको जल्दी चाहिए जॉब। अरे जॉब लेने कौन चाहता है? जॉब तो किसी को भी हिंदुस्तान में मिल जाता है। पोस्ट लेने के लिए मरो, और पोस्ट लेने के लिए आपको जलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा। तभी जाके पोस्ट मिलती है, वरना जिंदगी भर जॉब के साथ में समझौता करना पड़ता है। सेम कंडीशन यहां पे आते हैं। अब धीरे धीरे जो है व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना शुरू करता है। जैसे ही वास्को डी गामा कहां पे पहुंचता है, तो उत्तर महासागरीय के पास में, वहीं पे अब्दुल मजीद नाम का, थोड़ा सा पहले बताता हूं, अब्दुल मजीद नाम का एक नाविक रहता है। वो सीधा इसको कालीकट जो है बंदरगाह पे लेके चला जाता, केरला के तट पे, और वहां पे ये भारत की खोज हो जाता। क्या इससे पहले भारत की खोज नहीं हुई थी क्या? वास्को डी गामा पहला इंसान था जो भारत को खोज दिया था। इससे 5000 साल पहले ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता हमारी थी, लेकिन इन्होंने ये रास्ता तलाश किया, पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान जाने का ये एक रास्ता, समुद्री मार्ग, इसीलिए रखा गया है। भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया। क्लियर हो रहा है? पूरी तरीके से समझ में आ रहा? क्योंकि जब समझ में आ रहा तभी आप वीडियो देखिए, जब समझ में आ रहा तभी आप इस वीडियो के साथ में इंटरेस्ट बनाइए, और जब समझ में आ रहा तभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी वो फायदा देने वाला, वरना टाइम पास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट और कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भरूच और केम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे, और ये बंदरगाह पश्चिम देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि जो वस्तुएं थी मालाबार तट पर लाई जाती थी। यहां से लाल सागर और फारस की खाड़ी से होकर इन्हें जो है पश्चिमी देशों के भेजा जाता था। क्लियर हो रहा है ना? पश्चिमी देश तो समझ में आ रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो कंफ्यूजन है तो समझ लो, ये उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण है, और ये जो है पूरब है, और ये जो है पश्चिम है। हमारा देश यहां है, और हमारा देश यहां पे है, और हम कहां जा रहे हैं? पश्चिमी देशों में। तो पश्चिमी देश कहां होगा? यूरोपी की तरफ भाग रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? अब यहां के बाद आगे पश्चिमी देश को भेजे जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं, उसमें सूती कपड़ा है, नील है, मसाले है, जड़ी बूटी है। इन सभी गुजराती भारी मात्रा में सूती कपड़ा का निर्यात होता था उस समय। और 1500 ईस्वी में लगभग भारत के समूची व्यापार का नियंत्रित करने वाले प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल, जहां पे चेटियार समुदाय बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में, विशेष रूप से कोरोमंडल, मलक्का जो तक जो है, वो व्यापार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय, जो कि चूलिया मुसलमान के नाम से, एक प्रकार के भारत में पुर्तगाली का आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्ग का विशिष्ट व्यापारिक जो है व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत और यूरोप वासियों के आने के क्रम सर्वप्रथम पुर्तगीज आए थे। देखिए अभी तक जो था ये पूरी कहानी था, इसको समझने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लिए आप, बस समझ जाइए। मेन इंपॉर्टेंट जो है अब यहां से शुरू होने वाला है। सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, दूसरे डच थे, तीसरे अंग्रेज थे, चौथे डेनिश थे, और पांचवें जो है फ्रांसीसी थे। यानी कि PDEDF, ये याद रखना है, ये सीरीज लिखना याद है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है सीरीज में बताइए। तो P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लैंड वाले यानी अंग्रेज, और D से डेनिश, और F से फ्रांसीसी। क्लियर हो रहा है? तो अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम जो है पुर्तगीज जो है भारत आए थे। उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से 27 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में जो है कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतार दिया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सारा स्टूडेंट बता देगा कि 1498 में आया है, लेकिन जैसे ही मंथ लिखाया जाएगा सारे स्टूडेंट की क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो आपको याद रखना होगा कि 17 मई, बस मई याद रखिएगा कि मई में आया था। मई में करते हुए जो है वास्को डी गामा भारत आ गया था। ये चीज याद रखना आपको। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, और उसी तरीके से अपने दिमाग में इमेज जो है आप बनाते जाइएगा।
कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों और उसके प्रति जो बेमनस्ता और रवैया अपनाया था, किंतु कालीकट में हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जेमोरिन थी उसका हार्दिक स्वागत करता है और उसे मसाले और जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान करता है। जिस समय वो कालीकट पे पहुंचता है वहां का जो राजा होता है वो जेमोरिन होता है, जो भयानक स्वागत करता है और जड़ी बूटी उसको मतलब आज्ञा देता है कि आप यहां से जो है व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। वास्को डी गामा इस माल की यात्रा को निकालने के बाद जो है यहां से 60 गुना का उसको फायदा होता है। क्लियर हो रहा ना? अब इस तरह पुर्तगाल की जो राजधानी कहां है, लिस्बन के कुछ समय के समस्त यूरोप व्यापारी का केंद्र बन गई थी। पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण कर ली। क्लियर है? अब यहां के बाद आ गए थे 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज जी के नेतृत्व में जो है द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो है कालीकट में पहुंचता है। अब 1500 ईस्वी में, 1498 में तो पहली बार आता है, 1500 ईस्वी में जो है कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली एक अभियान होता है जो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और वहां पे जेमोरिन के उपहार स्वरूप भेंट करता है और कुछ जहाज जो है जेमोरिन को उपहार के स्वरूप में भेंट कर देता है। अब 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। तो कई बार यहां पे क्वेश्चन उठता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो जनरली लोग जानते हैं कि 2 बार आया था, एक 1498 में, एक 1502 में, और जबकि 1524 में भी आया था, जो यहां पे जो है एक गवर्नर बन के और यहीं पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर हो रहा है ना बात को? समझ रहे हैं? अब आगे की ओर पुनः भारत आता। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली ने अपनी फैक्ट्री कहां पे स्थापित की थी, तो कोचीन में कब किया था, तो 1503 में। 1498 में आते हैं और 1503 में कोचीन कंपनी स्थापित करती है, यानी कि सिर्फ 5 साल में फैक्ट्री स्थापित कोचीन में हो जाती है। क्लियर? 1505 में उन्होंने कुन्नूर और दूसरी फैक्ट्री बनाई। उसी वर्ष 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। उसके बाद यहां से इंपोर्टेड हो जाता। पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में और पहला वायसराय जो बनता है उसका नाम अल्मेडा रहता है। ये याद रखना आपको है, अल्मेडा जो है क्या है, वायसराय बनता है। अब यहां के बाद आगे की ओर सीधा अल्मेडा में आते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। चलिए फ्रांसिसो डी अल्मेडा की कहानी आती है। इसका टाइमिंग जो होता है सिर्फ 4 साल का, 1505 से 1509 में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो मैं आपको बता दूं कि ब्लू वाटर पॉलिसी रहती है और ज्यादा इसमें कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है, शांत जल की नीति रहती है। अल्मेडा जो क्या करता, 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेरे जो होता गुजरात, मिस्र, तुर्की जो होता है ना, चौल के समीप युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है यह पराजित हुआ और इसका पुत्र जो है मारा जाता है। लेकिन इनकी वापसी 1509 में इन्होंने जो है संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेरा को पराजित किया और इस विजय से एशिया के ईसाई जगत में नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर में पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद 1498 में आया था। 16वीं शताब्दी तक आते आते जो हिंद महासागर था, जहां पे एक छत्र राज अल्मेडा करता था, ब्लू वाटर पॉलिसी, अगर उस समय में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक अगर देख लीजिए तो कहीं ना कहीं जो है पानी वाले क्षेत्र पे नौसेना पे कोई काम नहीं करते थे और नौसेना पर अगर इकल्ला काम किया था तो पहली बार अल्मेडा ने किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके टाइम में लाएगा था, अल्मेडा के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अल्मेडा के बाद आते हैं अल्बुकर का कहानी आते हैं। अल्बुकर की कहानी क्या है? अल्मीडा के बाद अल्बुकर गवर्नर बनता, दूसरा अल्बुकर गवर्नर बनता, जिसको कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक किस गवर्नर को माना जाता है, तो आपको बताना होगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्बुकर बस याद रखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक जो है अल्मीडा, दूसरा जो है अल्बुकर और तीसरा जो है नीनो डी कुन्हा। ये 3 जो है गवर्नर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर के टाइम में क्या होता है, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया जाता है। दूसरा जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बना देता है। 1510 में के टाइम में ही, ध्यान रखिएगा, 1510 के टाइम में ही अल्बुकर ने बीजापुर के आदिल शाह जो हैं सुल्तान, उनसे गोवा को जीत लेता है। अभी तक ये क्या कर रहे थे, जल पे काम कर रहे थे, अब ये स्थल पे भी काम करना शुरू कर दिए। दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व का मोहर लग जाता है। भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो जाती है और अल्बुकर 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया जो महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर जो है जाके उसने क्या करता है, नियंत्रित स्थापित कर लेता है। और फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित जो हरमुज है, फारस की खाड़ी के जो मुख पर स्थित है हरमुज जो है बंदरगाह, उस पर अपना एकाधिकार 1515 में हो जाता है। और ये तीनों नगर जो है सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली
अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो कि लाल सागर से व्यापार को नियंत्रित की कुंजी थी। अदन बार बार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से लाल सागर पे व्यापार का नियंत्रण हो जाए ना, तो एक छत्र राज्य जो है पूरे समुद्र क्षेत्र पे करने वाले हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। और अल्बुकर भारत में अस्थायी पुर्तगीज जो है आबादी बसाना चाहता था। अल्बुकर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक तो पहले वास्तविक संस्थापक, दूसरा 1509 में आता है। 1510 में जो है आदिल शाह से क्या करता है, आपका गोवा छीन लेता है। दो काम ये सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद ये सोचता क्या है कि आबादी बसाया जाए। आबादी बसाने के लिए अल्बुकर क्या करता है, सती प्रथा को बैन कर देता है। अगर सती प्रथा बैन हो जाएगा तो महिलाएं जो है, जो भी जिसके पति मर गए, आसानी से उससे शादी किया जा सकता है। और इनका शादी करके बच्चे पैदा करना नहीं था, शादी करके उनको रखना नहीं था, बल्कि शादी करके अपनी आबादी को क्या करना है, विस्तृत रूप से क्षेत्र में फैलाना था, ताकि एक छत्र राज किया जा सके। अब यहां के बाद वफादारी के साथ पुर्तगीज की सेवा की और 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? तो अल्बुकर की मृत्यु हो जाती 1515 में। और उस समय पुर्तगीज भारत में सबसे सबल जल शक्ति बन चुके होते हैं और इनकी तूती जो है बोलने लगती है। नेक्स्ट जो आता है कुन्हा के बारे में। अब आते थोड़ा कुन्हा को समझ लेते हैं। आज पूरा पुर्तगीज समझ लेते हैं, नेक्स्ट जो है डच और अंग्रेज दोनों समझ लेंगे। क्लियर है ना? चलिए नीनो डी कुन्हा को देखते हैं। 1529 से 1538 तक का टाइमिंग होता है। अल्बुकर के बाद सबसे प्रमुख जो है पुर्तगाली गवर्नर था, उनका नाम था कुन्हा। 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन को से जो है गोवा स्थानांतरित करता है। ये सरकारी कार्यालय जो सारा चीज कोचीन में हो रहा, उसको क्या करता है, कोचीन में छोड़ के गोवा स्थापित कर देता है। और गोवा किसके टाइम में जीता गया था? तो अल्बुकर के टाइम में जीता गया था। किससे जीता गया था? तो आदिल शाह से गोवा को छीना गया था। याद कीजिए, अभी बताएं ऊपर में। क्लियर हो रहा है? अब जो है औपचारिक राजधानी भी बन जाती है। ध्यान रखिएगा, कुन्हा ने मद्रास के निकट जो है सेंथोम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां को स्थापित करता है। ध्यान रखिए, मद्रास में सेंथोम में और बंगाल के हुगली में अपनी जो बस्तियां स्थापित करना शुरू कर देता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर पुर्तगालियों का वाणिज्य का विस्तार शुरू हो जाता है 1534 में बेसिन पर, और 1535 में द्वीप पर जो है अधिकार कर लेता है। 1534 का टाइम होता है जिसमें बेसिन पे अधिकार करता है, और 1535 में जो है दमन द्वीप में द्वीप पे अधिकार कर लेता है। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है 1559 यानी 24 साल के बाद जो है दमन पर भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इनकी बस्तियों में दमनदीप, सास्टी, बसाई, चौल, बंबई, सेंथोम जबकि मद्रास के निकट था, हुगली बंगाल में था, ये सब शामिल थे जहां पे इन्होंने एकाधिकार कर लिया था। सिलोन के अधिकांश भाग भी इसके अधिपत्य में आ गए थे, किंतु कालांतर में इसमें अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गया था। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों को हिंद महासागर में आने जाने से वहां पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। और जैसे ही यहां पे डच और ब्रिटिश कंपनियां आना शुरू कर गई तो पुर्तगालियों का एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अनेक स्थान से पुर्तगाली का सैन्य जो है पराजित का सामना करना पड़ जाता है। और 1538 में अदन और तुर्की का प्रभुत्व जो है स्थापित होना शुरू हो जाता है। अदन जो है, अदन का क्षेत्र जो है आपको देखिएगा लाल सागर के पास में अदन का क्षेत्र जो है वहां पे तुर्की का प्रभुत्व स्थापित होना शुरू हो जाता है। और 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों तक डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर जाके खदेड़ के रख दिया। 1498 में आए थे और 1598 तक इनका धीरे धीरे 100 साल के अंदर इनकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई। इन्होंने पूर्वी एशिया में पुर्तगाली से व्यापार का काम भी किया। 1602 में डचों ने बांटप के समीप जो है पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण करके उसे पराजित कर देता है। और 1654 ईस्वी में पुर्तगाली ने अंग्रेज को अपने अधिकृत पूर्व प्रदेश के निवासी करने के लिए व्यापार करने का मान्यता प्रदान कर देता है। क्योंकि डचों से समस्या था इसलिए अंग्रेज को वो ऑफर देता है। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग जो था उसको क्या करता है, डच छीन लेता है। जो मलक्का पे इनका कब्जा था उसको डच छीन लेते हैं। और 1658 ईस्वी में संपूर्ण जो है श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगाली के समीप जो मालाबार दुर्ग डचों के अधीन हो जाता है। अंग्रेज भी डचों के पीछे नहीं रहे। 1611 में सूरत के निकट जो है स्वाली का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, 1611 में सूरत के निकट ही स्वाली का युद्ध होता है। 1611 में कई कई जगह 1612 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना 1611 ही रखना है। बस स्वाली का युद्ध हुआ था, पर अंग्रेजों ने पुर्तगाली और महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। और 1628 ईस्वी में फारस की सेना की सहायता से अंग्रेज ने हरमुज पर अपना कब्जा कर लेता। 1611 में जैसे स्वाली का युद्ध होता है उसके बाद पूरे तरीके से पुर्तगाली जो है टूटना शुरू कर देते हैं। अब समझ में उस समय जो बादशाह रहता है वो कौन रहता है, औरंगजेब रहता है। औरंगजेब ये चीज समझ जाता है कि अरे ये पुर्तगाली तो एक छत्र राज कर रहे थे पिछले 100 साल से, लेकिन अंग्रेज ने इन्हें स्वाली के युद्ध में जो है धूल चटा दिया।
तब इन्हें लग गया कि अंग्रेज जो है पुर्तगाली से भी ज्यादा पावरफुल है। क्लियर हो रहा ना? अब मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 में हुगली पर कब्जा कर लेता और मराठों ने 1739 में सास्टी और बसई पर जमकर जो है अधिकार जमा लेता है। केवल गोवा दमन द्वीप 1661 में पुर्तगालियों के अधिकार में रहता। उसके बाद अंतिम दम तक गोवा दमन द्वीप पर 1661 तक पुर्तगालियों का अधिकार आता। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। देश हमारा 1947 में आजाद होता है, लेकिन 1961 तक पुर्तगाली छोड़ते नहीं है। जब भारत सरकार एक्शन लेती है, फौज भेजती है, तब ये पुर्तगाली छोड़ के भागते हैं हिंदुस्तान को। चलिए बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ भी अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही सफिशिएंट है। अब जो है इसके परिणाम आए, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये सब जो है पूरे तरीके से जो पढ़ना है आपका मेंस में, थोड़ा सा डिटेल से जानना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सीधे जो है डच पे आएंगे। क्लियर है? बाकी कोई चीज़ जरूरत नहीं है। देखिए पढ़ने का बहुत कुछ है, अगर बहुत कुछ पढ़ाने लगेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी छोटे पीछे चला जाएगा। लेकिन हम वो हर चीज़ पढ़ाएंगे जहां से हमेशा आयोग क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों बताइए कैसा ये वीडियो लगा, इसमें कौन सी बातें थी जो सच में आपको आज मजा आया? आपको अब लग रहा है कि हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन आपका कमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका कमेंट नहीं होगा ये सीरीज मैं नहीं आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे संभव नहीं है, एक स्टूडेंट के बोलने से ये संभव नहीं है कि सीरीज को आगे बढ़ा जाए। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, सबका सहयोग भी रहना जरूरी है। तो जरूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।